हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर साहिल का ज्ञान। आई एम अंजलि अग्रवाल और आज अपन पढ़ने वाले हैं आरटीयू का 2025 पीवाईक्यू सॉल्व पेपर। अपन सबको पता है कि पीवाई जो एग्जाम्स है आपके वो आने वाले हैं, डेट शीट्स आ चुकी है और एग्जाम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं इन द आरटीयू एग्जाम्स। तो हम इस पूरे वीडियो के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये वीडियो देखना है और आपका पूरा पीवाईक्यू क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबसे पहले पार्ट ए के क्वेश्चंस की बात करेंगे। पार्ट ए में टोटल 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके, विच इज गोइंग टू बी ऑफ द 20 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो। ओके, सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट इज व्हाई इज डीबीएमएस प्रिफर्ड ओवर द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। अब देखो, इसको सिंपल सा यदि मैं समझाऊं ना तो आपको यहाँ पे डीबीएमएस के क्या बताने हैं, एडवांटेजेस। क्या बताने हैं, एडवांटेजेस। जो आपने नोट्स में पढ़े होंगे ना कि डीबीएमएस के क्या एडवांटेजेस है, क्योंकि भाई जो फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे वही क्या थे, उसके एडवांटेजेस थे। ठीक है, जो फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे वही डीबीएमएस के क्या है, एडवांटेजेस रहे हैं, तो अपने को वही एक्सप्लेन करना है। ओके, सो इसमें देखें तो डीबीएमएस का सिंपल सा अगर ये अपन देखें तो सबसे पहला काम डेटा को मैनेजमेंट। क्या है, डेटा का मैनेजमेंट। डेटा का मैनेजमेंट कौन करता है, डीबीएमएस करता है, जो फाइल सिस्टम नहीं कर पा रहा था। क्यों, क्योंकि फाइल सिस्टम के अंदर क्या था, अलग अलग जगह पे डेटा पड़ा था, अलग अलग फाइल्स के अंदर डेटा पड़ा था। वो डेटा अपने को कौन मैनेज कर पाया, डीबीएमएस, ना कि फाइल सिस्टम। दूसरा क्या था, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब कि कोई भी एक्सेस कर सकता था फाइल सिस्टम को, लेकिन ऐसा जो है वो डीबीएमएस में नहीं होता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं थी, यानी कि एक मान लो कि एक फाइल के अंदर डेटा चेंज कर दिया, दूसरी फाइल्स के अंदर नहीं हो पा रहा वो डेटा चेंज। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, एक जगह पे कोई और डेटा मिलेगा सेम बंदे का और दूसरी जगह पे कोई और डेटा मिलेगा। और रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। रिडंडेंसी को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि लेट सपोज एक अंजलि नाम का डेटा अपन ने बना रहे हैं, जिसमें एक के अंदर तो उसका पर्सनल डिटेल्स है, सेकंड के अंदर जो है उसकी कॉलेज डिटेल्स है। ठीक है, तो क्या होगा कि इधर भी उसका नाम वगैरह सब कुछ आएगा और इधर भी उसका नाम वगैरह सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे जो रिडंडेंसी वाला पार्ट है वो हट जाता है थ्रू द डीबीएमएस। ठीक है, तो 4 ही मेजर पॉइंट्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इस आंसर में। पहला, डेटा को मैनेज करता है, सिक्योरिटी ज्यादा है, कंसिस्टेंसी है और रिड्यूस द रिडंडेंसी। ये 4 चीजों पे काम कर रहा है, इसलिए डीबीएमएस को हम प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। वरना अगर ये अपन देखें कॉस्ट पे जाए तो कॉस्ट डीबीएमएस का थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है, मैनेजमेंट पे अगर ये जाए तो मैनेज भी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है डीबीएमएस को एज कम्पेयर टू फाइल सिस्टम। बट ये 4-5 चीजें जो कि मेन है, बैकअप रह जाता है अपने पास। ठीक है, विच इज ऑल्सो द मेन चीज। तो वो जो बैकअप रिकवरी है और कॉन्करेंट एक्सेस का मतलब ये है कि एक बार में डेटाबेस को 4-5 जने या फिर मल्टीपल यूजर्स जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, इसलिए डीबीएमएस इज प्रिफर्ड ओवर द फाइल सिस्टम। ओके, ये बात क्लियर हो गई। 4 से 5 पॉइंट है, लिखे होगे, मिल जाएंगे। ठीक है, 4 to 5 लाइंस में आंसर कंप्लीट करना अपने को। ये अपन ने पैरा फॉर्म में कर रखा है, यदि आप चाहो तो इसको पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, नो इश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, what is the difference between weak entity and the strong entity। देखो, वीक का मतलब अपन एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है। स्ट्रॉन्ग कौन है, जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसको किसी की कोई नीड नहीं है। वीक कौन है, जिसे किसी की कोई नीड है। यही होती है एंटिटी। अगर की उस पर्टिकुलर एंटिटी से अपन सारा का सारा डेटा निकाल पा रहे हैं, उसे किसी और की जरूरत नहीं है, तो वो कहलाएगी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जबकि अगर ये वो एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रही है फॉर द डेटा, तो वो कहलाएगी अपनी वीक एंटिटी। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिख रखी है कि वही चीज इसमें लिख रखी है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी है, जिसकी खुद की प्राइमरी की है और उस प्राइमरी की के थ्रू वो सारा का सारा डेटा खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, खुद की प्राइमरी की नहीं होती। इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंटली सारे काम हो रहे हैं। थर्ड क्या है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन इसको। यहाँ पे ओनर की एंटिटी भी लगती है प्लस पार्शियल की भी लगती है, क्योंकि इसकी खुद की प्राइमरी की नहीं होती है। इसमें आ जाएगा एम्प्लॉय और इसमें आ जाएगा, ये डिपेंडेंट नहीं है, इट इज डिपार्टमेंट। ठीक है,
इट इज डिपार्टमेंट ओके। सो डिपार्टमेंट है मतलब कि है ना, अगर ये अपन एम्प्लॉय टेबल की बात करें तो एम्प्लॉय टेबल तो उसकी खुद की होगी, उसमें प्राइमरी की आ जाएगी उसकी एम्प्लॉय आईडी। लेकिन डिपार्टमेंट में अपन बात करें तो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय आईडी आएगी और उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी आएगी। तो ये क्या है, वीक एंटिटी है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये एम्प्लॉय वाली जो टेबल है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी समझ में आ गया, जिसकी खुद की प्राइमरी की है वो स्ट्रॉन्ग है, जो जिसकी नहीं है वो वीक है, जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है वो स्ट्रॉन्ग है और जो नहीं कर सकता वो वीक है। ठीक है, इसमें आ जाएगा एम्प्लॉय और इसमें आ जाएगा डिपार्टमेंट। बस हो गया आपका आंसर क्लियर। ओके, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या है, राइट एनी टू ऑपरेशंस ऑफ द रिलेशनल अलजेब्रा विद एग्जांपल। अब रिलेशनल अलजेब्रा के तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, बहुत सारे हैं। अपन इसमें दो ही लिख रहे हैं, तो दो अपने कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन किस लिए काम में लिया जाता है कि रोज को अगर सिलेक्ट करना हो, ठीक है, अगर रोज में फिल्ट्रेशन लगाना हो, कि हमने जो है कंडीशन लगा दी कि उसी रो को सेलेक्ट करना जिसमें अंजलि नाम की लड़की है। ठीक है, तो वो हमने कंडीशन लगा दी, जिसमें लगा रखा है ना, सेलेक्ट द सब्जेक्ट दैट सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन ने एक कंडीशन लगा दी। ठीक है, अब दूसरे में अपन प्रोजेक्शन में अपन बात करें तो प्रोजेक्शन में क्या होता है, स्पेसिफिक कॉलम्स पे बात की जाती है। अगर ये अपने को कॉलम्स में फिल्टर्स लगाने हैं कि उसी कॉलम को सिलेक्ट करो जिसमें रोल नंबर दे रखा है, तो वो क्या करेंगे अपन, वो अपन करेंगे थ्रू द प्रोजेक्शन। जैसे इसमें दे रखा है ना, पाई नेम कॉमा सैलरी, मतलब नेम और सैलरी को प्रोजेक्ट कर लो या फिर उसको वो कर लो। तो सिलेक्शन बेसिकली रोज पे काम करता है, प्रोजेक्शन बेसिकली कॉलम्स पे काम करता है। बहुत बेस्ट एग्जांपल है, दोनों लिख देना अगर रिलेशन अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज ओडीबीसी एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम जेडीबीसी। ओडीबीसी क्या है और जेडीबीसी क्या है। ठीक है, ओडीबीसी क्या है और जेडीबीसी क्या है। ओडीबीसी होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी और जेडीबीसी क्या होती है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। कुछ भी नहीं, डेटाबेस को कनेक्ट करने के दो तरीके से बता रखा है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी और दूसरा क्या है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी और दूसरा क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है। अब जो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो तो क्या होती है कि स्टैंडर्ड एपीआई है। ठीक है, स्टैंडर्ड एपीआई है जो कि डिफरेंट डेटाबेसेस को, एप्लीकेशंस को एक्सेस हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जेडीबीसी में क्या होता है, जेडीबीसी में ऐसा नहीं होता है। जेडीबीसी केवल जावा एप्लीकेशंस पे रन करती है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली बना किस पे होता है, जावा की लैंग्वेज पे ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो ओडीबीसी और जेडीबीसी में मेन डिफरेंस तो क्या है, नाम का ही डिफरेंस होता है। अपन सबसे पहले लिखते ही नहीं है कि ओडीबीसी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये सी बेस्ड है। ठीक है, और ये जो है ये जावा स्पेसिफिक, यानी कि उन्हीं एप्लीकेशन पे चलती है जिसमें जावा एप्लीकेशन पे ही चलेगी और किसी लैंग्वेज पे रन नहीं होती है। इसमें वही है, ओडीबीसी के ड्राइवर्स यूज करते हैं, यहाँ पे जेडीबीसी के ड्राइवर्स यूज करते हैं। यहाँ पे पुराने और जनरल पर्पस के लिए काम में लिए जाते हैं, यहाँ पे बेसिकली जावा एप्स के लिए यूज में लिया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे यूज भी आ रही है जावा। ठीक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है और काफी जगह पे यूज भी की जाती है। तो ये अपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज ना यूज करके जावा एप्स पे काम करता है। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग इज ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसको प्लेटफॉर्म की नीड होती है एंड इसको प्लेटफॉर्म की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो बस यही ओडीबीसी जेडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट इज द प्राइमरी की। प्राइमरी की अभी मैंने आपको समझाया था, प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की कुछ भी नहीं है, एक यूनिक की है या फिर एक यूनिक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू अपन पूरे के पूरे अपने रिलेशन के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। एक ही ऐसी की होती है जिससे पूरे एट्रीब्यूट्स की जानकारी निकल सकती है। अगर ये वो की अपने को मिल जाए, वो एट्रीब्यूट अपने को मिल जाए, तो अपन पूरी जन्म कुंडली निकाल देंगे उसको। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइमरी की होती है आपकी। ठीक है, तो देखते हैं, वही चीज दे रखा है कि प्राइमरी की क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, जो कि हर एक रिकॉर्ड के टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए काम मिल जाती है। अब इसके अंदर नल वैल्यू कभी नहीं आती। नल का मतलब क्या है कि नल का मतलब ये अननोन वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू पता ही नहीं हो अपने को, ऐसी वैल्यू नहीं आती और हमेशा एक प्राइमरी की होती है।
ठीक है। और मतलब एक टेबल की एक ही प्राइमरी की हो सकती है जिससे वो पूरे के पूरी टेबल को आइडेंटिफाई कर सकता है। वो अपने को निकालना पड़ता है प्राइमरी की कौन सी। जैसे अगर अपन स्टूडेंट टेबल की बात करें ना, तो स्टूडेंट टेबल में मान लो कि अपन अपना डेटा अगर स्टोर कर रहा है कॉलेज में, तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि अगर वो पता हो ना टीचर को, तो वो सब कुछ निकाल सकता है। वो है उसका रोल नंबर। ठीक है। अगर ये टीचर को आपका रोल नंबर पता है ना, तो वो नाम भी निकालेगा, आपका आईडी वाईडी, आपका मेल, सब कुछ निकाल सकता है। ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट अगर ये अपन देखें तो कॉन्करेंसी। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्करेंसी क्या होती है? कॉन्करेंसी कुछ भी नहीं होती अगर की दो चीजें या फिर तीन चीजें, मल्टीपल यूजर्स आपके डेटाबेस को पैरेलली काम कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस या फिर कोई भी मैसअप क्रिएट करे हुए, तो उससे अपन बोलते हैं कॉन्करेंसी। ठीक है। मल्टीपल यूजर्स एक साथ अगर ये काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है अपनी कॉन्करेंसी। तो ये दे रखा है कि साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ द मल्टीपल ट्रांजेक्शंस इन अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के अंदर अगर ये मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो पा रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है अपनी कॉन्करेंसी। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे यूजर जो है वो डेटा को सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, और इससे क्या होता है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होती है। ठीक है। तो और इसमें लॉकिंग, टाइम स्टैम्प जैसे प्रोटोकॉल्स अपन यूज में लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यही है, कोर कॉन्सेप्ट यही है कि साइमल्टेनियसली सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस एक साथ होंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है। मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। ठीक है। नेक्स्ट, नीड डायग्राम ऑफ डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है। तो अपन को पता है डेटाबेस का आर्किटेक्चर जो होता है 3 टियर आर्किटेक्चर होता है बेसिकली। ठीक है। तो ये देख लो, ये डायग्राम ही बना के आना है आपको। ठीक है। ये डायग्राम ही बना के आना है, देख लो क्या है इसमें। सबसे पहले अपने को दे रखा है एंड यूजर। ठीक है। देखो 3 लेवल्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है एक्सटर्नल लेवल, दूसरा होता है कंसेप्चुअल लेवल, और तीसरा होता है इंटरनल लेवल। ठीक है। एक्सटर्नल लेवल वो चीज होती है जो कि यूजर को दिख रही होती है। ठीक है। जो भी यूजर्स है और उसको दिख रही होती है। कंसेप्चुअल लेवल जो कि अपन है ना क्वेरीज वगैरह लगाते हैं ना, ताकि अपन अपने डेटा को मैनेज कर सके, वो होता है अपना कंसेप्चुअल लेवल, लॉजिकल जहाँ पे होता है। एंड फिजिकल लेवल वो पार्ट होता है जहाँ पे आपका डेटा एक्चुअल में स्टोर हो रहा है। ठीक है। तो 3 लेवल्स होते हैं अपने पास, इंटरनल, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और आपका इंटरनल लेवल। ठीक है। जिसको अपन फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। तो बस यही है, एंड यूजर्स बना दिए, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3, ये मतलब मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम में ले सकते हैं। ये अपना हो गया एक्सटर्नल लेवल। उसके बाद आ जाएगा अपने पास, और इसको अपन एक्सटर्नल स्कीमा से डिफाइन करते हैं। देन आता है अपना कंसेप्चुअल लेवल, जिसको कंसेप्चुअल स्कीमा आ जाएगा। और देन आता है आपका फिजिकल लेवल, जहाँ पे आपका इंटरनल स्कीमा आ जाएगा। बस खत्म, 3 लेवल्स बनाने हैं अपने को। ठीक है। एंड ये थोड़ा थोड़ा जितना आप क्रिएटिविटी लगा सको कि मल्टीपल यूजर्स जो है एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। देन क्या है, व्हाट इज एंटिटी, एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एंटिटी क्या है? एंटिटी कुछ भी नहीं है। एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। एंटिटी क्या है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, जो कि चीजों को मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइक मैं हूं, आई एम अ टीचर। ठीक है। तो टीचर का डेटा, तो वो टीचर एंटिटी हो गई। स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट एंटिटी हो गई। ठीक है। कॉलेज का डेटा, कॉलेज एंटिटी हो गया। एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसका अपन डेटा स्टोर करते हैं, वो अपनी क्या होती है? एंटिटी होती है। ठीक है। तो बस यही है, एंटिटी क्या है? एंटिटी इज योर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस या फिर थिंग, जो कि यूनिकली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जिसका डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। और हमारे खुद की प्रॉपर्टीज अगर थी, मैं मेरा डेटा स्टोर कर रही हूँ, तो मैं टीचर की आईडी, मेरा नाम, मेरा क्या डिपार्टमेंट है, मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, वो सब मेरा खुद का पर्सनल डेटा हो जाएगा। तो मेरे खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें, स्टूडेंट एक एंटिटी है, और जो स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ये सब क्या है इसके वो हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है। तो ये हो गया एंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी इन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। मतलब कि सीरियलाइजेबिलिटी की क्या नीड है ट्रांजेक्शन में। अब ट्रांजेक्शन का मतलब तो समझ में आता है। ठीक है। जैसे बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे को जाना आना, दैट इज ट्रांजेक्शन। सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कि मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं एक साथ आपके डेटाबेस के अंदर। अब यार होता है ना कि फोन पे के जो ट्रांजेक्शन है वो मल्टीपल यूजर्स एक साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, है ना। तो उस केस के अंदर जो अपना रिजल्ट है वो इस तरीके से आना चाहिए कि अपने को ऐसा लगे कि एक के बाद एक ट्रांजेक्शन हुए हैं। मतलब कि आपकी
ट्रांजेक्शन एक्चुअल में कैसी हो रही है, पैरेलली, लेकिन अपने को वो दिखती कैसी है, लाइक आंसर उसका इस तरीके से निकलना चाहिए, बिल्कुल डेटा इंडिपेंडेंट, कोई क्रैश नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, किसी के रिजल्ट्स में कोई मिसप्लेसमेंट नहीं हो रही, एंड ऐसा लग रहा है अपने को कि डेटा किस तरीके से हुआ है कि पहले एक यूजर ने ट्रांजेक्शन करा, फिर दूसरे यूजर ने ट्रांजेक्शन करा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि देखो उसमें ही चांसेस सबसे कम होते हैं कि आपका जो डेटा है वो क्या ना हो, इनकरेक्ट ना हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया। तो सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, बेसिकली वही चीज है कि अपने जो है करेक्ट और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स इंश्योर करें, ठीक है, सीरियल एग्जीक्यूशन हो, डेटा की इनकंसिस्टेंसी ना हो, क्योंकि अगर मान लो कि ना डेटा इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ठीक है, तो डेटा और मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम करे तो डेटा की कंसिस्टेंसी हो सकती है, इसलिए सीरियलाइजेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट कि पैरेलली काम कर रहा है लेकिन डेटा इंडिपेंडेंसी के साथ काम कर रहा है, और एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ रहा, इस तरीके से लग रहा है अपने को, पहले एक ट्रांजेक्शन खत्म होगा, देन दूसरा ट्रांजेक्शन, देन तीसरा ट्रांजेक्शन, देन चौथा ट्रांजेक्शन, ओके, लेकिन हो रहा पैरेलली है काम, ठीक है। और इससे क्या होता है कि कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे थोड़ा ना बोल सकता है पहले ये वाला बंदा फोन पे करेगा, फिर तुम करना, फिर तुम करना, ऐसे नहीं हो सकता ना, बहुत सारे लोग एक साथ फोन पे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो उसके लिए वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि अपने 500 ट्रांसफर करना है, ठीक है, और अपने को जो है T2 जो है अपना बैलेंस भी चेक कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक्सेस एक साथ हो गए ना, तो वहां पे विदाउट सीरियबिलिटी से तो क्या होगा कि मे बी है ना अपने को रॉन्ग बैलेंस दिखाए, सीरियलाइजेबिलिटी से क्या होगा कि करेक्ट रिजल्ट आएगा हमेशा, ठीक है, इसलिए सीरियलाइजेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें आपका 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट ए, दैट इज ट्रिगर्स इन एसक्यूएल प्रोग्रामिंग। ट्रिगर्स ना सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड से कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि ट्रिगर्स का बेसिकली काम ये होता है कि मान लो कि आप कोई भी डेटा को अपडेट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, डेटा को अपडेट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, तो जितने भी वो जो वो वाली प्रॉब्लम्स होती है ना कि जहाँ पे कुछ करेक्ट गलत डेटा नहीं होना चाहिए, फिर वो ट्राई कैच मेथड लगाने के लिए ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अपन ट्राई कैच मेथड लगाते हैं ना कि मान लो कि अगर कि यूजर ने ये चीज डाल दी, अब यूजर तो कुछ भी डाल सकता है ना, तो अपने को हैंडल्स लगाने पड़ते हैं, अपने को एज केसेस लगाने पड़ते हैं, अगर ये चीज हो जाए तो अपन उसको इंसर्ट ना करें ताकि डेटा के अंदर अपनी इंटीग्रिटी या फिर इनकंसिस्टेंसी मेंटेन ना हो, ठीक है। इफ एल्स वाले केसेस कि मान लो क्या ना बी को अपन मान लो होता है ना वो प्रोग्रामिंग में अपन करते हैं कि मान लो कि अपन बी डिवाइडेड बाय 0 अगर की हो रहा है, ठीक है, 0 से डिवाइड अगर कुछ भी चीज हो रही है तो एरर शो कर दो कि ये डिवाइड हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आंसर नहीं आएगा वैलिड। इसी तरीके से अगर की कोई इनवैलिड वैल्यू कोई यूजर डेटाबेस पे डाल रहा है तो उस केस में अपने को क्या शो हो जाए, उस केस में अपने को एरर शो हो जाए। तो ट्रिगर का बेसिकली काम ये होता है, ये बेसिकली कब एग्जीक्यूट किए जाते हैं जहाँ पे इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट हो रहा होता है टेबल, और इसमें क्या होता है वही चीज होती है जो मैंने अभी आपको समझाई कि डेटा की इंटीग्रिटी, बिजनेस रूल्स और इन सबको फॉलो करवाता है। ट्रिगर्स जो होते हैं बेसिकली डेटाबेस ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए काम मिल जाता है। अब देखो जैसे कि ये वाला एग्जांपल अपने को दे रखा है, इसको समझो अच्छे से। इसमें क्या है, अपन ने पहले एक चेक सैलरी नाम से एक ट्रिगर जनरेट करा है, ठीक है। अब क्या है कि ये कब लग रहा है अपना, जब इंसर्ट कर रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है, हर एक रो के अंदर लग रहा है। कैसे बिगिन होगा, अगर तो की नई सैलरी जो अपन डाल रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी पे लग रहा है, चेक सैलरी अपन ने ट्रिगर बना रखा है, एम्प्लॉय की सैलरी वाली रो में लग रहा है हर एक रो पे, और अगर तो की जो सैलरी है, नई सैलरी लेस देन 0 है तो क्या शो कर दो, उसको एरर शो कर दो, ठीक है, उसको क्या शो कर दो, एरर शो कर दो। तो वही चीज है कि भाई अगर ये सैलरी नेगेटिव में आ रही है तो वो उसमें थोड़ा ना जाएगी यार डेटाबेस में, तो वहां पे क्या शो करना पड़ेगा अपने को, एरर शो करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वही चीज है। And with this we have completed the part A of your TBMS PYQ 2025, ठीक है। तो अब अपन जो है मूव अप करेंगे किस पे, पार्ट बी पे। ओके, सो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी के अंदर क्या है, अपने को 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 वी हैव टू डू द 5 क्वेश्चंस, जिससे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। 20 मार्क्स का सेक्शन ये होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच इज ऑफ द एंटिटी रिलेशनशिप, मतलब कि बाइनरी, टर्नरी और वीक एंटिटी रिलेशनशिप्स बताना है विद द एग्जांपल। इसको सिंपली बात करें तो बाइनरी का मतलब क्या होता है 2, टर्नरी का मतलब क्या होता है 3,
और वीक का मतलब क्या होता है, जिसको जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो बाइनरी का सिंपल सा मतलब क्या है, अगर दो एंटिटी के बीच में रिलेशन, जो कि सबसे कॉमन रिलेशनशिप माना जाता है इन द ईयर डायग्राम, तो होता है वो बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है। बाइनरी रिलेशनशिप जिसमें दो एंटिटीज होगी, दोनों से ही अपना जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है, या फिर दोनों से ही पूरा एक दूसरे में आपस में कनेक्टेड है। टर्नरी में क्या होगा कि तीन एंटिटीज होगी और तीनों जो है ना वो बाइनरी में नहीं टूट सकती, यानी कि कोई भी दो एंटिटीज से अपन रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तीनों एंटिटीज जब प्रेजेंट होंगी तभी वो क्या होगा, आपस में डिफाइन होंगे और आपस में अपन उसके रिलेशन को बता पा सकते हैं। वीक एंटिटी में होता है कि वीक एंटिटी जो होती है ना वो खुद से एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब कि इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, उसे किसी ना किसी दूसरी रिलेशनशिप की या फिर दूसरी एंटिटी के डेटा की जरूरत होती है फॉर द डिपेंडेंसी, ठीक है। तो इसका वही है, पहले अपन बात कर लेते हैं वीक बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप में क्या होता है, दो एंटिटीज के बीच में अपन रिलेशन बता रहे होते हैं, ठीक है। दो एंटिटी के बीच में आपका रिलेशन जो होता है वो बता रहे होते हैं अपन, जैसे कि इधर अपन देखें तो स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो कि कोर्स में एनरोल हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो रिलेशन है, एक तो स्टूडेंट एंटिटी हो गई और एक कोर्स एंटिटी हो गई, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि इससे ये एनरोल हो रहा है। अब इसे अपन बोल सकते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज जो होते हैं वो एक स्टूडेंट एनरोल कर ले, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कोर्स एनरोल कर ले, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज एनरोल कर ले, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल रहा है, मैनी टू मैनी रिलेशन पॉसिबल होता है इसके अंदर। तो ये अपना बाइनरी रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो आता है दैट इज योर टर्नरी रिलेशनशिप, ठीक है। टर्नरी रिलेशनशिप में क्या होता है, टर्नरी रिलेशनशिप में आपके तीन एंटिटीज होती हैं और तीनों अगर देखिए ना एक साथ ना हो ना, तीनों एंटिटीज नहीं हो तो अपन रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखो सीधा, सप्लायर ने एक प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट सप्लाई करा है, ठीक है। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि सप्लायर कौन है, ये भी पता होना चाहिए कौन से प्रोजेक्ट की बात हो रही है, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट सप्लाई हो रहा है। अगर ये तीनों में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो क्या ये रिलेशन जो है वो बन सकता है, नहीं। तो फिर यहाँ पे तीनों जरूरी हैं, ठीक है। तो सप्लायर जो है वो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सप्लाई कर रहा है। तीसरा होता है अपने पास वीक एंटिटी रिलेशनशिप। वीक एंटिटी रिलेशनशिप में क्या होता है, वीक एंटिटी रिलेशनशिप में जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, उसके लिए अपने को कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है। इसमें हमें पार्शियल की भी लगती है और साथ में हमने एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी की भी लगती है, यानी कि जो प्राइमरी की होती है वो भी लगती है, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें एम्प्लॉय हैज डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय के पास एक डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट जो है वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब एम्प्लॉय होगा। अगर ये एम्प्लॉय नहीं है तो उसका कौन सा डिपार्टमेंट तुम एग्जिस्ट करवाओगे, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, वीक एंटिटी। तीन एंटिटीज हो गई, पहली कौन सी थी, बाइनरी। बाइनरी में दो का रिलेशन होता है, टर्नरी में थ्री का रिलेशन होता है, तीन एंटिटीज होनी जरूरी होती है। वीक एंटिटी तो कभी खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती नहीं है, उसके लिए तो अपने को क्या जरूरत होती है, उसके लिए अपने को एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये दे रखा है बाइनरी में दो एंटिटीज होती है जैसे स्टूडेंट और कोर्स, ठीक है। इसमें तीन एंटिटीज होती हैं जैसे सप्लायर पार्ट प्रोजेक्ट, और इसके अंदर जो है डिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है जैसे एम्प्लॉय इज डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला एग्रीगेशन इन द ईआर मॉडल और दूसरा क्या है, डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। एग्रीगेशन को अगर मैं सिंपल सा बताऊं ना, तो आपका एक रिलेशन है, उस रिलेशन को आपने क्या मान लिया, एक एंटिटी मान लिया जिसको अपन दूसरी एंटिटी के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। यानी कि एक अपने पास रिलेशन है, लेट्स सपोज स्टूडेंट, और स्टूडेंट इज एनरोल विद द कोर्स, ठीक है। और इसको अपन ने कनेक्ट करवा दिया विद द कॉलेज, ठीक है। कॉलेज के अंदर डिफरेंट कोर्सेज को स्टूडेंट एनरोल करता है, तो इसको अपन ने किससे कनेक्ट करवा दिया, कॉलेज से। तो वो अपना क्या होगा, एग्रीगेशन की। यहाँ पे जो रिलेशन है वही इतना इंपॉर्टेंट है कि इस रिलेशन को भी अपने को क्या मानना पड़ रहा है, एज अ रिलेशन एंटिटी, ठीक है। तो
एग्रीगेशन में सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर ये अपन किसी रिलेशनशिप को भी एज अ एंटिटी मान रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड योर एग्रीगेशन, ठीक है। और ये रिलेशनशिप को दूसरे रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए काम में लिया जाता है, और कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो होती हैं उसमें बहुत सारी चीजें इसी तरीके से अपन मैनेज करते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय जो है वो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, और उस प्रोजेक्ट पे जो वर्क कर रहा है उसको कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे अपन, एम्प्लॉय वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, और वो मॉनिटर कौन कर रहा है, मैनेजर। तो यहाँ पे ये एक जो है ये पूरा रिलेशन जो है वो एज अ एंटिटी वर्क कर रहा है इन द केस ऑफ मैनेजर रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्रीगेशन मॉडल होता है जहां पे अपन एक रिलेशनशिप को भी एज अ एंटिटी मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन ने एक रिलेशनशिप है और उस पूरे रिलेशन को अपन ने एक दूसरी एंटिटी के साथ क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। यहाँ पे रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड एज एन एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी पार्ट बी, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अपने डेटा में एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी इनवैलिड डेटा नहीं होना चाहिए, रॉन्ग या फिर डुप्लीकेट डेटा जो होता है अपने डेटा के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेट सपोज अगर ये एम्प्लॉय की एज 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए, तो वो जो होनी चाहिए, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, डेटा की इंटीग्रिटी कर दी, एक यूनिक वैल्यू यहाँ पे डाल दिया अपन ने, स्टूडेंट आईडी यूनिक होनी चाहिए या फिर कुछ भी अपन बोले, ठीक है। तो वही चीज है, इंटीग्रिटी का सिंपल सा मतलब क्या है, एक्यूरेसी पे काम होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेटा के अंदर। यहाँ पे अपन टाइप से तो एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरल, डोमेन इंटीग्रिटी, इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ, ठीक है। और ये जो है डेटा की करेक्टनेस को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट वी हैव टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन, दैट इज वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म एंड 3NF, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन का ही पार्ट है, और नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि अपनी जो डेटा की रिडंडेंसी है, जो डेटा बार बार यूज में लिया जा रहा है, ठीक है, डेटा बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है, या फिर है ना कोई एनोमलीज आ रही है, मतलब कि उसमें डेटा में कुछ चेंजेस होने चाहिए, या फिर है ना डेटा इनकंसिस्टेंट है, तो उन सबको मेंटेन करने के लिए अपन नॉर्मल फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें अपने को दो तरीके की नॉर्मल फॉर्म पूछी गई है, एक तो ना वॉइस कोड और दूसरी कौन से 3NF। तो नॉर्मलाइजेशन का पहले मतलब समझा दो क्या होता है, डेटा को रिडंडेंसी को इंप्रूव करने के लिए काम में लिया जाता है। और इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं 3NF। 3NF क्या है, 3NF में दो ही कंडीशन मेंटेन होती हैं, मैंडेटरी होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि वो पहले 2NF में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज अपने पास एक ए एंटिटी है, एक बी एंटिटी है, ठीक है। A is connected to B, B is connected to C। तो अगर ये इनडायरेक्टली बोले तो A is connected to C, तो ये होती है अपनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और इससे क्या होता है कि अपनी जो डेटा की इंडिपेंडेंसी बोलो या फिर डेटा सिक्योरिटी लीक हो सकती है। इसको सिंपल से मतलब से समझे तो आपके एक फ्रेंड है जिसको आपका नंबर पता है, और एक दूसरा उसका फ्रेंड है जिसको उसका नंबर पता है, तो इनडायरेक्टली उसको आपका भी तो नंबर पता चल जाएगा बीच वाले से। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी कहाँ रहेगी। तो उसे अपन क्या बोलते हैं कि ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये वो है तो अपन किसका यूज करते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का यूज करते हैं। सिंपल वर्ड से बोलूं तो यहाँ पे कोई भी की एट्रीब्यूट्स जो होते हैं प्राइमरी की पे होने चाहिए, नॉन की एट्रीब्यूट शुड बी डिपेंडेंट ऑन ओनली द प्राइमरी की, मतलब एक प्राइमरी की पे ही सारे के सारे जो अदर एट्रीब्यूट्स है वो डिपेंड करने चाहिए। एक से ज्यादा प्राइमरी कीज नहीं बनानी है अपने को, ठीक है, उससे अपनी डेटा सिक्योरिटी लीक हो रही है, ठीक है, या फिर नहीं हो पा रही है। जैसे इसमें एक दे रखा है अपने को स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। अब अपन देखें अगर इसको इस टेबल को अगर और ढंग से समझे तो अब इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसे काम कर रही हैं। स्टूडेंट आईडी जो है वो स्टूडेंट नेम पे डिपेंडेंट कर भी है और डिपार्टमेंट आईडी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट आईडी अगर अपने को पता है तो अपन स्टूडेंट नेम भी निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंट आईडी भी निकाल सकते हैं। डिपार्टमेंट आईडी से अपन डिपार्टमेंट नेम निकाल सकते हैं, तो दैट मीन्स अपन देखें तो स्टूडेंट नेम से अपन डिपार्टमेंट नेम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ट्रांजिटिव केस हो गया, ट्रांजिटिव इंडिपेंडेंसी आ गई, ठीक है। स्टूडेंट आईडी अपनी प्राइमरी की है, ठीक है। तो इसलिए ये अपना जो है अभी 3NF में नहीं है, 2NF में। 3NF में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर देंगे, स्प्लिट द टेबल ही स्प्लिट कर दो। एक अपन ने स्टूडेंट एंटिटी बना दी, एक अपन ने डिपार्टमेंट एंटिटी बना दी। जो स्टूडेंट एंटिटी है उसमें आईडी, नेम और डिपार्टमेंट की आईडी डाल दी, ठीक है।
अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपार्टमेंट की आईडी पे डिपेंड कर रहा है। और जो दूसरी टेबल अपन ने बनाई है, दूसरी अपन ने जो टेबल बनाई है उसमें अपन ने क्या करा, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम डाल दिया। ठीक है, तो वो जो ट्रांजिटिव वाला केस हो रहा था वो हट गया। नेक्स्ट अपना बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म जो होती है इसको अपन बोलते हैं BCNF भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं मतलब नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए काम में लिया जाता है। दैट मीन्स कि x जो है अगर y पे डिपेंड कर रहा है तो y जो है वो हमेशा अपनी सुपर की होनी चाहिए। सुपर की कौन सी होती है, अपनी यूनिक की जो होती है या फिर यूनिक कीज जो होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर किसी पे भी अगर x डिपेंड कर रहा है तो वो उसकी सुपर की होनी चाहिए। x शुड बी द सुपर की जो कि y पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपने को दे रखा है, जैसे कि मान लो कि अपने को एक क्लास है। ठीक है, क्लास एंटिटी है जिसके अंदर स्टूडेंट, सब्जेक्ट और उसका टीचर दे रखा है। ठीक है, देन क्या है, अब BCNF में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो अपन ने क्या करा, एक टीचर और टीचर का सब्जेक्ट डाल दिया और यहाँ पे स्टूडेंट टीचर के बीच में स्टूडेंट और वो स्टूडेंट किससे पढ़ता है वो डाल दिया। तो इससे क्या हो गया, ये BCNF में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हर एक डिटर्मिनेंट की खुद की एक सुपर की है, तो रिलेशन जो है उसमें कन्वर्ट हो गया। यानी कि टीचर जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड, मतलब सब्जेक्ट जो है वो टीचर पे डिपेंड करेगा और जो स्टूडेंट है वो भी टीचर पे डिपेंड करेगा। मतलब एक हो गया ना आपका सुपर की हो गई इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें, रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन और प्रोजेक्शन बताना है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कि रोज को फिल्टर करने के लिए काम में लिया जाता है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, कॉलम्स को फिल्टर करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं रोज को फिल्ट्रेशन। ठीक है, रोज के फिल्ट्रेशन में कैसे करेंगे, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। ये उन्हीं टपल्स को यूज करने के लिए काम में लिया जाता है जो कि कोई भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इट्स लाइक द इफ कंडीशन। ठीक है, इफ स्टेटमेंट होती है ना जिसमें ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इस ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज वो सेलेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, इसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका जो सिंटैक्स होता है इसमें क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा के बाद अपन कंडीशन लगाते हैं और उसके बाद जिस रिलेशन में अपने को काम करना है वो लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एक एम्प्लॉय अपने को सिलेक्शन दे रखा है कि भाई एक एम्प्लॉय टेबल दे रखी है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय सैलरी और उसका डिपार्टमेंट दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या कर रखा है, अब देखो, अब अगर ये अपन इसमें सिलेक्शन दे रखे हैं तो अपन ने डाल दिया कि सिग्मा सैलरी और उस रो की सैलरी को करना है जो कि सैलरी 30,000 से कम है। और कौन सी टेबल में सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में। ठीक है, तो कौन कौन सी सिलेक्ट होंगी, तो 40,000 वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी, 50,000 वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, इट इज सिलेक्शन, जहां पे अपन ने रोज को सिलेक्ट किया है। प्रोजेक्शन ऑपरेशन में क्या करते हैं, अपन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको अपन पाई से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, पाई एट्रीब्यूट का नेम और उस एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 और उसका रिलेशन। ठीक है, इसमें कॉलम्स को फिल्टर करने के लिए काम में लिया जाता है। इसको अपन देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, अपने को एम्प्लॉय की टेबल जो है सेम टेबल दे रखी है एम्प्लॉय वाली। ठीक है, वही एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, पाई, नेम और डिपार्टमेंट। मतलब कौन कौन से अपने को दो एट्रीब्यूट्स चाहिए, एक तो नेम और एक डिपार्टमेंट। लो जी, ये नेम आ गया, ये डिपार्टमेंट आ गया, दो ही चीजें मांगी थी, दोनों चीजें आ गई। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपना प्रोजेक्शन वाला पार्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, फिफ्थ क्वेश्चन की, दैट इज अ शैडो पेजिंग। शैडो पेजिंग, ठीक है, शैडो पेजिंग का सिंपल सा, शैडो का मतलब क्या होता है, परछाई। ठीक है, एक्चुअली कुछ नहीं है लेकिन परछाई है, तो वही होता है शैडो पेजिंग। शैडो पेजिंग में सिंपल सा मतलब क्या होता है, देखो अपना जो डेटाबेस होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में डिवाइडेड होता है। डिफरेंट डिफरेंट डेटा जो होता है डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में डिवाइडेड होता है। अब अपना मेजर काम क्या होता है कि डेटाबेस जो होता है ना फिक्स्ड साइट्स पेजेस में डिवाइडेड होता है और दो पेज टेबल होती हैं, एक तो होती है शैडो पेज टेबल और दूसरी होती है करंट पेज टेबल। शैडो पेज टेबल तो वो डेटा होता है जो कि अपन ने जो कि अपना जो एक्चुअल डेटा था, ठीक है, जिसमें अभी तक अपन ने चेंजेस नहीं करे। देखो शैडो पेजिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि अपन जो है एक्चुअल डेटाबेस में मॉडिफिकेशन नहीं करने, अपन ने एक दूसरी शैडो पेज टेबल बना लिया, फिर शैडो पेज बना लिया, उसमें अपन सारे चेंजेस करेंगे। अगर कि अच्छे से सारी चेंजेस हो जाते हैं तो अपन उसको जो है मॉडिफाई कर देंगे शैडो टेबल में, या फिर जो अपनी एक्चुअल टेबल है या फिर एक्चुअल जो पेज है उसमें कर देंगे, एक्चुअल डेटाबेस में उसमें चेंजेस कर देंगे। अगर कि मान लो किसी भी रीजन की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन या फिर आपका जो मॉडिफिकेशन है वो चेंज नहीं हो पाता है या फिर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो अपने पास जो एक्चुअल डेटा है वो तो एज इट इज रह जाएगा, और जो चेंजेस जो अपनी अपन जो करंट
करंट पेज टेबल में चेंजेस कर रहे थे वो हट जाएगी। ठीक है, तो शैडो टेबल तो बेसिकली वो होता है जो कि एक्चुअल डेटा अभी अपने पास है, और करंट पेज टेबल जो अपन मॉडिफिकेशन के बाद अपनी जो टेबल बन रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ये दोनों ही सेम होती है क्योंकि दोनों में सेम डेटा कंटेन हो रहा है। ठीक है, शैडो पेज टेबल अपना स्टेबल वर्जन होता है, करंट पेज टेबल अपना वो वर्जन होता है जिसमें अपन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, शैडो पेजिंग में इनिशियल स्टेट में क्या होगा कि दोनों की दोनों सेम है, और शैडो पेज टेबल जो होती है वैसे बैकअप कॉपी अपन इसको बोल सकते हैं कि भाई अगर ये अपने पास वो वाला मॉडिफिकेशन नहीं रहता तो एटलीस्ट अपने पास जितना था उतना डेटा तो अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें अगर की तो ट्रांजेक्शन के दौरान क्या होगा, ट्रांजेक्शन के दौरान जब अपन ने पेज को मॉडिफाई करना चाहा तो जो ओरिजिनल पेज है वो तो डायरेक्टली चेंज होगा नहीं, और जो नई कॉपी है पेज की वो चालू हो जाएगी और उसके अंदर चेंजेस होंगे फिर। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, करंट पेज टेबल। देन क्या होगा, कमिट ऑपरेशन होगा। कमिट ऑपरेशन कि भाई अब करंट पेज टेबल में जो भी चेंजेस करने थे वो हो चुके हैं, और वो जो करंट पेज टेबल थी वो अब नई शैडो पेज टेबल बन चुकी है। मतलब कि जो करंट पेज टेबल थी, देखो इसमें दो ही चीजों पे काम हो रहा है, करंट पेज टेबल, शैडो पेज टेबल। शैडो पेज टेबल कौन सी है, जो कि ऑलरेडी अपने पास प्रेजेंट थी। करंट टेबल जो अपन जिसमें अपन अब चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि सारी चीजें हो गई, कमिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो शैडो पेज टेबल और करंट पेज टेबल है वो दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो गई। अपन ने चेंजेस कर दिया, अब पेज चेंजेस जो परमानेंट हो चुके हैं। मान लो कि शैडो पेज टेबल नहीं हो पाई, मतलब फेलियर अगर क्या आ जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, तो क्या होगा कि करंट पेज टेबल अपनी डिस्कार्ड हो जाएगी, लेकिन जो शैडो पेज टेबल है वो अपनी एज इट इज रहेगी। ठीक है, यानी कि जो ओल्ड डेटा था अपना वो कंसिस्टेंट स्टेट में अपने को मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा अपने, इससे क्या हो रहा है, इससे अपना एक तो रिकवरी करना बहुत इजी हो रहा है कि अपन ने जो चेंजेस करने थे वो चलो नहीं हो पाए, लेकिन जो पहले वाला चीज थी वो तो एज इट इज रह गई एक्चुअली एटलीस्ट। ठीक है, तो शैडो पेज टेबल में जैसे मान लो कि ना पेज 1 पेज 2 पेज 3 था, करंट पेज टेबल में भी पेज 1 पेज 2 पेज 3 था। ठीक है, ट्रांजेक्शन से पहले। ट्रांजेक्शन के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है तो पेज 1 पेज 2 पेज 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पेज 2 जो है वो उसमें अपन ने नया पेज बना दिया, नया चेंजेस कर दिए। तो अब जो है करंट पेज टेबल जो है वो शैडो पेज टेबल बन चुकी है आफ्टर कमिट, और अगर ये फेल हो जाती है तो करंट पेज टेबल डिस्कार्ड हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, यूज में ली जाएगी शैडो पेज टेबल। वही चीज है, दो ही चीजों पे काम हो रहा है, एक तो शैडो पेज टेबल है, एक करंट पेज टेबल है। करंट पेज टेबल जिसमें चेंजेस कर रहे हैं, शैडो पेज टेबल जो कि अपनी पहले से ही ऑलरेडी अपना जो डेटा था। ठीक है, बिफोर मॉडिफिकेशन। 4 स्टेप्स में हो रहा है, एक इनिशियल स्टेट है, देन फिर अपन ने चेंजेस करे, तीसरा कमिट होता है, चौथा यदि फेलियर हो जाता है। देन अपन बात करें व्हाट इज ट्रांजेक्शन एंड एसेट प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एंड व्हाट इज ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन तो देखो सिंपल सा मतलब वही है, बैंक का एग्जांपल ले लो। बैंक में क्या हो रहा है, अपन ने लेट सपोज एक ए अकाउंट है, ए का अकाउंट है और एक बी का अकाउंट है। ए के अकाउंट से अपन ने क्या करना है, 500 निकालने हैं। ठीक है, बी के अकाउंट में अपने को 500 डालने हैं। ठीक है, ए के अकाउंट से 500 निकालने हैं और बी के अकाउंट से 500 डालने हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा अपना ट्रांजेक्शन। बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन कब कंप्लीट होता है, एक के अकाउंट से जाता है दूसरे के अकाउंट पे पहुंच रहा है, दोनों चीजें जब हो रही हैं तब अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन करने के लिए अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, एसेट प्रॉपर्टीज इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है ये। तो ट्रांजेक्शन तो सिंपल सी बात है, वही है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस अपन परफॉर्म कर रहे हैं सिंगल यूनिट ऑफ वर्क के अंदर, यानी कि एक ही काम के अंदर यदि अलग अलग ऑपरेशंस अपन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अपना क्या होता है, ट्रांजेक्शन। इसमें अपने अलग अलग काम होते हैं जैसे रीड, राइट, अपडेट और इंसर्ट, डिलीट। इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसको मैं थ्रू द डायग्राम आपको समझाती हूँ। ठीक है, थ्योरी आपको लिखनी है थ्योरी, लेकिन अपन खुद से भी लिख सकते हैं। डायग्राम से अपन समझे तो देखो 4 ही प्रॉपर्टीज होती हैं एसेट प्रॉपर्टीज, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी का मतलब अगर पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन या तो होगा या तो नहीं होगा, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन। बैंक के अंदर क्या होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक के अकाउंट से पैसा निकल गया दूसरे के अकाउंट में पैसा गया ही नहीं, या तो ट्रांजेक्शन पूरा होगा या तो वो पूरा ट्रांजेक्शन होगा। और अगर मान लो कि सॉफ्टवेयर क्रैश होता है या फिर सिस्टम क्रैश होता है तो वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन हट जाएगा। ठीक है, तो वही चीज होती है एटोमिसिटी कि भाई पूरा ट्रांजेक्शन या तो होगा या तो नहीं होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि डेटा बेस जो है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए बिफोर द ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। मतलब कि
मतलब डिलीट करा, मान लो वही वाली चीज आ रही है कंसिस्टेंसी में भी कि भाई डेटा आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ए के अकाउंट से तो पैसा निकल गया बी के अकाउंट में जा ही नहीं रहा, बी का अकाउंट जो है वो चेंज ही नहीं हुआ, ए का अकाउंट चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के अकाउंट चेंज होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन का मतलब ये है कि अगर मान लो कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ अपन करते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म होनी चाहिए बिना किसी इंटरफेरेंस के। एक का डेटा दूसरा रीड नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली दोनों काम करने चाहिए, दोनों का रिजल्ट अच्छे से आना चाहिए, वहां पे आइसोलेशन काम में आता है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि जो चेंजेस अपन करना चाह रहे हैं ना वो अपने सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होने चाहिए, परमानेंट चेंजेस होने चाहिए। अगर ये सिस्टम फेल भी होता है तो अपने को वो डेटा बिना किसी चेंजेस के मिल जाना चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती है। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या है कि या तो ट्रांजेक्शन होगा पूरा या फिर नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, एक के अंदर चेंजेस हो गए दूसरे के अंदर चेंजेस हो गए नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन, अगर ही मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ट्रांजेक्शन अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो बिना किसी इंटरफेरेंस के सारी ट्रांजेक्शन हो जानी चाहिए इंडिपेंडेंटली। एंड ड्यूरेबिलिटी के अंदर क्या है, चेंजेस जो है परमानेंटली चेंज होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार चेंज हो गया और फिर बाद में 5 मिनट बाद फिर से चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका बी सेक्शन का बच रहा है, दैट इज द कंपेयर लॉग बेस्ड एंड टाइम बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, अब कॉन्करेंसी तो मैंने आपको पहले समझा दी थी, क्या थी कि अगर ये पैरेलल ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं तो उसमें 2 चीजों से काम होता है, एक लॉग बेस्ड और एक अपना टाइम स्टैम्प। ठीक है, लॉग बेस्ड के अंदर क्या होता है, बेसिकली लॉग बेस्ड में अपन लॉग्स यूज करते हैं फॉर द डेटा, भाई कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। इसमें सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन लॉक हुआ, ठीक है, काम हुआ, जाएगा, दूसरा ट्रांजेक्शन एक्सेस होगा, वही लॉक होगा, काम होगा, खत्म होगा। ठीक है, एक के बाद एक। इसमें अपन टाइम स्टैम्प यूज करते हैं। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है कि जो पहले आएगा वो पहले कंप्लीट होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अपने लॉक एक्वायर होना चाहिए ट्रांजेक्शन का बिफोर एक्सेसिंग द डेटा, जबकि इसमें क्या होता है, यूनिक टाइम स्टैम्प होता है कि भाई इस टाइम स्टैम्प पे अगर ये आया बंदा तो पहले ये होगा उसके बाद ये काम करेगा। एक्सेस कंट्रोल मतलब कि इसमें क्या होता है, अपन लॉकिंग या फिर अनलॉकिंग करते हैं। ठीक है, लॉकिंग या फिर अनलॉकिंग करते हैं, यहाँ पे अपन टाइम ऑर्डरिंग पे करते हैं, और अगर ये टाइम ऑर्डरिंग नहीं हो रही तो फिर क्या करेंगे, रोल बैक कर देते हैं पूरे ट्रांजेक्शन को। ऑर्डर्स अगर ये फॉलो नहीं हो रहे तो अपन रोल बैक कर देते हैं डायरेक्टली। डेडलॉक यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि मान लो कि एक जो है वो लॉक हो रखा है और दूसरे का वेट कर रहा है, दूसरा जो है लॉक हो रखा है पहले का वेट कर रहा है, जबकि इसके अंदर ये पॉसिबल नहीं होता डेडलॉक वाला सिचुएशन। ठीक है, वेटिंग की बात करें तो यहाँ पे मान लो कि एक ट्रांजेक्शन अगर ये लॉक हो रखा है तो और दूसरा जना वेट करेगा, यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता क्योंकि अपन यहाँ पे अबॉर्ट कर देते हैं, वेटिंग सिचुएशन आती नहीं है, पहले जो आएगा वो पहले काम करेगा। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इजियर होता है इसको इंप्लीमेंट करना, यहाँ पे काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे वेटिंग और ब्लॉकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पे जो है रोल बैक्स बहुत इजीली हो जाते हैं। इसमें अपन 2 फेज लॉकिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो लॉक्स बेसिकली अपन ने एक ट्रांजेक्शन आया, काम करा, लॉक लॉक करा, काम करा, खत्म, कमिट, फिर दूसरा आएगा, टाइम स्टैम्प पे जो पहले आया वो काम करेगा और जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल ट्रांजेक्शन के अंदर बेसिकली काम में लिए जाते हैं। ठीक है, विद दिस we have completed the part B of the paper। ठीक है, 7 क्वेश्चंस अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेक्शन सी। पार्ट सी के अंदर अपने पास टोटल जो होता है 5 क्वेश्चंस होते हैं, मेनली जो होता है हर यूनिट से एक क्वेश्चन आ रहा होता है, एंड उसका अपना जो टोटल है दैट इज योर नॉट 20, इट्स 30 वेटेज, 30 मार्क्स का टोटल वेटेज होता है इसका, पर क्वेश्चन 10 मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा लिखना पड़ता है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट आपको अच्छा खासा इसमें 3 to 4 पेजेस तो भरने ही होते हैं। ठीक है, अगर ये आपको 10 मार्क्स पूरे चाहिए तो। ठीक है, तो फर्स्ट अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को जो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को समझाना है एंड ईआर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है ऑफ द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जो यूनिवर्सिटी में पूरा जो सिस्टम वो मैनेज हो रहा है उसको अपन थ्रू द ईआर डायग्राम अपने को बताना है कि कैसे डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं ईआर डायग्राम क्या है। तो ईआर डायग्राम बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें अपनी एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनके रिलेशनशिप्स होते हैं। एंटिटीज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट। एट्रीब्यूट्स, मेरा जो एट्रीब्यूट है लेट्स सपोज माय स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट का एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल, फोन नंबर, ये सब कुछ। और उनके बीच में रिलेशनशिप मतलब अलग अलग एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप,
ये 3 चीजें जो होती है ईआर डायग्राम में आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटीज, ठीक है, जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ठीक है। अब इसमें एट्रीब्यूट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड और डेराइव्ड। सिंपल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? सिंपल एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स जिसको अपन ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे नेम जो है वो 2 के अंदर पार्ट आउट डिवाइड हो सकता है, एक तो लास्ट नेम और एक फर्स्ट नेम, तो ये हो गया कंपोजिट। मल्टी वैल्यू जिसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जैसे अपना फोन नंबर, ठीक है। एंड देन डेराइव्ड एट्रीब्यूट, डेराइव्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो कि किसी ना किसी दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है, जैसे जो अपनी एज होती है वो अपनी डीओबी पे डिपेंड करती है, तो अपना क्या होता है? डेराइव्ड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डीओबी पे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स बेसिकली बताते हैं कि 2 या फिर 2 से ज्यादा एंटिटीज किस तरीके से रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से, किस तरीके से रिलेट कर रही है एक दूसरे से। जैसे कि स्टूडेंट जो है वो किसी कोर्स में एनरोल हो रहा है, तो ये इसकी क्या हो गई? रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसमें एक तो होता है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट तो वही होता है अपना प्राइमरी की, जिसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी की जैसे कि स्टूडेंट आईडी, तो वो अपना की एट्रीब्यूट हो गया। कार्डिनलिटी जो कि एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से रिलेशन बताता है कि वो एक एंटिटी कितनी एंटिटी से रिलेट कर रही है, जैसे 1 to 1 रिलेशन, 1 to मैनी रिलेशन और मैनी टू मैनी रिलेशन, ठीक है। तो ये अपन थोड़ा सा ईआर डायग्राम के बारे में समझा दिया, इसको और अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 to 1 रिलेशन जो है उसमें एक एंटिटी का एक एंटिटी से रिलेशन है, एक एंटिटी का अगर बहुत सारी से रिलेशन है तो वो अपना 1 to मैनी हो जाएगा, एंड मैनी टू मैनी में एक बहुत सारी एंटिटीज का बहुत सारी एंटिटीज के साथ रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ईआर डायग्राम में। देखो अब ईआर डायग्राम में अपन बात करें ना यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में, तो वही चीज आएंगी। एक तो अपना होगा एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज और उनके बीच का रिलेशन, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज एंड उसके बीच का रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ईआर डायग्राम के नोटेशंस की बात करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अपने को बता रखा है कि इसके अंदर जो है स्टूडेंट अपना एक एंटिटी हो जाएगा, कोर्स अपना एक एंटिटी हो जाएगा, ठीक है। देन फैकल्टी अपना एक एंटिटी हो जाएगा, एंड रिलेशनशिप्स अपना एक एंटिटी हो जाएगा। मतलब रिलेशनशिप्स बताएंगे, जैसे स्टूडेंट कोर्स में एनरोल कर रहा है, फैकल्टी कोर्स को टीच कर रही है, ठीक है। तो वहां पे 1 to m हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक फैकल्टी मल्टीपल कोर्सेज को रिलेट कर टीच कर सकती है, पढ़ा सकती है। फैकल्टी जो है डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो मैनी टू वन होता है, मतलब कि एक डिपार्टमेंट जो है उसमें बहुत सारे फैकल्टीज हो सकते हैं कनेक्टेड, ठीक है। एंड स्टूडेंट बिलोंग टू डिपार्टमेंट, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं। तो ये इनके क्या होगा? बीच के रिलेशनशिप्स। अब सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कुछ की जो अपने नोटेशंस होते हैं ईआर डायग्राम में वो कैसे होते हैं। एंटिटीज को अपन रेक्टेंगल से शो करते हैं, वीक एंटिटीज को डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं। रिलेशनशिप्स जो होते हैं अपने डायमंड से होते हैं, एंड जो अपने वीक एंटिटी सेट के जो रिलेशनशिप सेट होते हैं वो अपन डबल डायमंड से शो करते हैं। एट्रीब्यूट्स अपने थ्रू द एलिप्स शो किए जाते हैं। मल्टी वैल्यू है अगर की तो डबल एलिप्स होता है। की एट्रीब्यूट अगर की है तो उसको अपन किससे शो करते हैं? एलिप्स विद अंडरलाइन, एलिप्स विद अंडरलाइन। पार्शियल की एट्रीब्यूट है अगर की तो उसको किससे शो करते हैं? एलिप्स विद डेराइव्ड लाइन, डैश लाइन। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है तो उसको अपन इस तरीके से डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। अगर की लिंक्स निकालना है तो लाइन का यूज करते हैं, और अगर टोटल पार्टीशन दिखाना है तो अपन डबल लाइन का यूज करते हैं। तो ये कुछ नोटेशंस है जो कि ईआर डायग्राम के अंदर यूज किए जाते हैं। अब अपन ईआर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब अपन क्या बनाएंगे? ईआर डायग्राम बनाएंगे। तो ये अपना जो है ये अपना पर्टिकुलर एक डायग्राम है, ठीक है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अपन एंटिटीज की बात करते हैं। देखो एक इसको बहुत रियल वर्ल्ड एग्जांपल से एक यूनिवर्सिटी को माइंड में रखो, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे मेन चीज होती है स्टूडेंट, ठीक है। सबसे मेन चीज क्या होती है? स्टूडेंट और टीचर, ठीक है। देख लो, एक तो होता है स्टूडेंट और एक होता है टीचर, ठीक है। और इसके बीच में जो रिलेशन होता है अपना वो कैसा होता है? एंड टू एंड, मतलब मैनी टू मैनी रिलेशन होता है, ठीक है। अब एंटिटीज की अपन बात कर ले तो स्टूडेंट हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया। अब इंस्ट्रक्टर के अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, कोर्सेज भी डिफरेंट होते हैं, प्रोग्राम्स भी डिफरेंट होते हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग होते हैं, बीटेक अलग हो गया, एमबीए अलग हो गया, इस तरीके से। देन क्लास या फिर सेक्शंस, अलग अलग क्लासेस होती है, और उसका एनरोलमेंट, स्टूडेंट आईडी वगैरह जो स्टूडेंट एनरोलमेंट होता है वो, ठीक है। अब ये कनेक्ट किस तरीके से कर रहा है, ये एंटिटीज समझ में आ गई, ठीक है। एंटिटीज वही है।
अपना डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्चर, क्लास, एनरोलमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, स्टूडेंट, कोर्स और प्रोग्राम, यही चीजें होती हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में। और ये अपन एक बेसिक लेके चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अपने को पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स नहीं दिए हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज नहीं दिए कि इनके बीच में रिलेशन निकालना, तो अपन अपनी मर्जी के हिसाब से, मतलब अपना जो यूनिवर्सिटी को अपन एक ध्यान में रख के अपन अपनी तरफ से एंटिटीज बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो डायमंड्स के अंदर दे रखे हैं वो क्या है, अपने रिलेशंस, ठीक है। जैसे कि इंस्ट्रक्टर जो है वो एडवाइस करता है स्टूडेंट को, और इसके बीच का रिलेशन जो है वो मैनी टू मैनी रिलेशन है। दैट मीन्स कि बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है क्या कर सकते हैं, अपना एडवाइस दे सकते हैं। अब इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट के बीच में कौन सा है, डिपार्टमेंट हायर करता है इंस्ट्रक्शंस को, और इसके बीच में जो रिलेशन होता है वन टू मैनी होता है। क्यों? क्योंकि एक डिपार्टमेंट से डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स जो है वो बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, एक डिपार्टमेंट से डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स बिलोंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो इंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास को टीच कर रहे हैं, ठीक है, क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तो एक इंस्ट्रक्टर जो है वो बहुत सारी क्लासेस को पढ़ा सकता है, तो इसमें वन टू मैनी रिलेशन हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है उनको क्लासेस ऑफर की जाती हैं, तो वो भी वन टू मैनी हो गया, मतलब एक स्टूडेंट जो बहुत सारे क्लासेस में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर करता है, एनरोलमेंट हो रहा है स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट एनरोलमेंट, तो उसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। और ये भी क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकता है एक स्टूडेंट, तो वो हो गया वन टू मैनी रिलेशन। देन अब एक कोर्स जो है उसमें प्रोग्राम भी इंक्लूड होता है, प्रोग्राम के साथ उसका कोर्स भी इंक्लूड होता है। दैट मीन्स जैसे प्रोग्राम है बीटेक, तो बीटेक में कोर्स मान लो कि लग रहा है आरटीयू, या फिर अपन बोले कोई भी मान लो सीएससी का कोर्स है, तो उसमें जितने भी कोर्स कोड है उसका कोर्स नेम हो गए, क्रेडिट्स हो गए, वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बस कुछ नहीं करना है आपको, चीज है उनको किसमें डालना है, आपके रेक्टेंगल्स के अंदर डालना है, और जो रिलेशनशिप्स है उनको अपने किस में डालना है, डायमंड के अंदर डालना है। और कुछ भी लाइक आपने यहाँ पे हायर लिख रखा है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू, कि भाई एक डिपार्टमेंट जो है वो इंस्ट्रक्टर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कितने इंस्ट्रक्टर को बिलोंग कर रहा है। तो और ये जो वन एन और ये जो अपन ने लगा रखे दैट इज अ कार्डिनैलिटी, ठीक है, दैट इज अ कार्डिनैलिटी, जो कि कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है कि वन किस एंटिटी का कितनी एंटिटीज के साथ रिलेशन है, ठीक है। एंड जो आपका अब ये जो अंदर इसमें दे रखे हैं, ये जो अंदर आपको दे रखे हैं ना एंटिटीज के अंदर, दैट इज योर एट्रीब्यूट्स। वो क्या है, आपके एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि है ना आपका इंस्ट्रक्टर आईडी लिया अपन ने, अपने मर्जी से जितने एट्रीब्यूट्स अपन ले सकते हैं उतने एट्रीब्यूट्स ले रखे हैं। अगर जी अपन कम चाहे तो कम ले सकते हैं, ज्यादा चाहे तो ज्यादा ले सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि अपने को कितने डेटा की नीड है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक तो यहाँ पे दे रखा है पीके और एक होता है एफ के। पीके तो अपनी प्राइमरी की है, प्राइमरी की दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टेबल की यूनिक की। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की होती है कि लेट सपोज कोई पर्टिकुलर डेटा है जो दूसरी टेबल का है, लेकिन अपने को एक दूसरी टेबल में भी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, वो डेटा को दोबारा नहीं लिखेंगे, अपन उस डेटा की जो की है, जो पुराने वाले डेटा की है, उसको उठा लेंगे एज अ फॉरेन की, उसे अपन बोल देते हैं फॉरेन की। जैसे कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है उसमें अपने को डिपार्टमेंट आईडी की नीड है, तो अपन डिपार्टमेंट आईडी का ऑलरेडी कॉलम बन रखा है, तो उस डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम को अपन क्या बोल देंगे, एज अ फॉरेन की बोल देंगे। अपन ने डेटा कहाँ से उठा लिया, उस टेबल से उठा लिया, तो वो अपनी फॉरेन की हो गई, ठीक है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट में देखें तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोग्राम में देखें तो प्रोग्राम नेम, डिग्री टाइप हो गया आपका, ठीक है। ये जो टोटल क्रेडिट्स कितने हैं इस प्रोग्राम के, इस तरीके से इसके कोर्स कोड क्या है, कोर्स नेम क्या है, इस तरीके से अलग अलग एट्रीब्यूट्स। जैसे अपन स्टूडेंट में देखें तो क्या क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, डीओबी, ईमेल, मेजर प्रोग्राम आईडी क्या है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनेगा। इसमें आप अपने भी क्रिएटिविटी लगा सकते हो, आप एक कोई और एंटिटी जो कि मेरे दिमाग में नहीं आ रही है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, और उसके बीच का रिलेशन आप बता सकते हो जो भी जिससे रिलेट कर रहा है। तीन ही चीजें मेन है इसके अंदर, एक तो आपकी एंटिटी, दूसरा आपका एट्रीब्यूट्स, एंड तीसरा आपका रिलेशन, और चौथा आपकी कार्डिनैलिटी। बस ये जरूर दिखा देना कौन सी प्राइमरी की आपकी और कौन सी फॉरेन की अपन ने ले रखी है, बस, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज का जो मैनेजमेंट होता है वो अपन सबको पता है, और ये क्वेश्चन भी इसीलिए मेनली दिया जाता है यूनिवर्सिटी वाला, बिकॉज सबके माइंड में उसका जो एक डायग्राम होता है, एक पिक्चर जो होती है वो ऑलरेडी रहती है, सबके दिमाग में रहती है वो वाली पिक्चर, ठीक है, दैट्स वाई। तो विद दिस ये वाला क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट, ठीक है। तो बस इसमें तो आपका यही है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है थोड़ा सा।
डायग्राम का, मैनी टू मैनी फैकल्टी कोर्स कैसा है, इस तरीके से, ठीक है। देन आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में अपने को बताना है फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, और एक आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज वाला क्वेश्चन दे रखा है जिसको आपको BCNF के अंदर ब्रेक डाउन करना है, डिकम्पोज करना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है कि जब अपने पास एक वैल्यू, एक एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है तो वो कितनी यूनिकली डिटरमाइन कर पाती है दूसरे एट्रीब्यूट्स को। मतलब कि अगर अपन देखें, मान लो कि ए है, तो ए से अपन कितने एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो उसकी क्या होती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। जैसे कि एक्स अगर वाई को डिटरमाइन कर रहा है, तो एक्स एट्रीब्यूट अपने को पता है तो वाई अपन निकाल सकते हैं। तो वाई उसका फंक्शनली क्या होगा? डिपेंडेंट होगा एक्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट आईडी जो है वो डिटरमाइन कर रही है नेम और डिपार्टमेंट को, यानी कि स्टूडेंट आईडी हमको पता है तो हम नेम और डिपार्टमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई? फंक्शनैलिटी हो गई, फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगर की क्वेश्चन जो अपने को दिया गया है उसमें अपने को एक रिलेशन दे रखा है कि R इक्वल्स टू ABCD, जहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज बता रखी है कि A जो है B को रिलेट कर रहा है, B C को रिलेट कर रहा है, C D को रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये अपन देखें तो यहाँ पे A जो है वो अपना क्या है? कैंडिडेट की। कैसे फाइंड आउट करा अपन ने कि A अपना कैंडिडेट किया? तो देखो इसको ध्यान से देखना कि A से जो है वो B रिलेट कर रहा है, ठीक है। A से जो है वो B रिलेट कर रहा है, बी से जो है, फिर अगर ये अपने को बी पता है, मतलब ए से अपने को बी पता चल रहा है, बी से अपन सी निकाल सकते हैं और सी से फिर अपन डी निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर ये अपन देखें तो अगर ये ए अपने को पता है तो अपन बी सी डी तीनों निकाल सकते हैं। तो अपनी कैंडिडेट की हो गई, इधर तो कैंडिडेट की हो गई ये, ठीक है। यानी कि ए तो अपनी, मतलब BCNF का रूल क्या बोलता है? BCNF का रूल बोलता है कि हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में एक सुपर की होनी चाहिए, ठीक है। तो ए तो अपनी सुपर की है, कैंडिडेट की है, बी अपनी सुपर की नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के इससे अगर पता है तो सी और डी तो निकाल सकते हैं, लेकिन ए नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से सी भी नहीं है, सी से अपन डी निकाल सकते हैं, ए और बी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट की में अपन देखें तो ए से बी निकल रहा है, बी से सी, ए अपनी कैंडिडेट की है, बी और सी अपनी कैंडिडेट की नहीं है, तो ये BCNF में नहीं है, ठीक है। BCNF में करना है तो अपन इसको क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे, ठीक है, स्प्लिट करेंगे। तो BCNF की अपन ने कंडीशन चेक करी यहाँ पे कि ए जो है वो की है, बी और सी नहीं है, तो ये अपना BCNF में तो नहीं है। यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा डिकम्पोज। डिकम्पोज कैसे करेंगे? डिकम्पोज कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन करते हैं CD वाला जो रिलेशन है ना उसको। अब CD वाला रिलेशन करोगे तो कैसे करोगे? ABC एक में डाल दो और C और D एक में डाल दो, तो ABC से क्या होगा कि A पता है तो BC निकल जाएंगे, और C से फिर अपन D निकाल लेंगे, तो मतलब अल्टीमेटली पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो एक R1 रिलेशन क्या होगा? CD वाला, और दूसरा कौन सा हो गया? ABC वाला, ठीक है। अब इसको तो अपन ब्रेक डाउन कर नहीं सकते फर्दर, तो इसको चेक करो R2 वाले को। R2 वाले को भी चेक करें तो A से जो है वो B से, A से B निकल रहा है, B से C निकल रहा है, लेकिन A से B है और B से C है, तो अभी भी ये जो है सुपर की नहीं है, क्योंकि B अपना सुपर की नहीं है। B को भी तोड़ना पड़ेगा। B को कैसे तोड़ेंगे? B को कैसे तोड़ेंगे? B को अगेन अपन डिकम्पोज करेंगे एज अ, यहाँ पे देखो अपन ने BC करा और AB करा, यानी कि अब AB BC CD, तो फाइनल रिलेशन अपने 3 बन गए ABCD के, A से B, AB BC CD। तो अब A से B पता है, B से C पता है, C से D पता है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया इन द BCNF, ठीक है। ये किसमें डिकम्पोज हो गया? अपना BCNF में। BCNF में सिंपल सा यही है कि हर एक टेबल के अंदर क्या होना चाहिए? उसकी सुपर की, एक सुपर की अपने को प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना? थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक, और अपने को इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स कौन सी होती हैं? कौन सी कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं अपनी कि अगर ये बहुत सारे अपने ट्रांजेक्शन एक साथ पैरेलली काम कर रहे हैं तो किस तरीके से अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से काम करें कि सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन रहे, डेटा कंसिस्टेंट रहे, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, कंसिस्टेंट रहे डेटा अपने पास। तो उसके लिए अपने पास 4 यहाँ पे प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स हैं।
लॉक बेस्ड कंट्रोल, टाइम स्टैम्प बेस्ड कंट्रोल, वैलिडेशन कंकरेंसी कंट्रोल एंड मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल। लॉक बेस्ड मैंने आपको पहले ही बताया था। लॉक बेस्ड के अंदर क्या है, लॉक सिस्टम लगता है, दैट मीन्स अगर कोई भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है, मतलब कोई सा भी प्रोग्राम है उसको अगर रन करना है तो एक लॉक लेना पड़ेगा अपने को, एंड देन फिर वो जो है सेफ स्टेट में जाएगा, एंड देन उसको काम होगा। ठीक है, तो लॉक बेस्ड होता है इसके अंदर। देखो, लॉक बेस्ड होता है, ब्लॉक दो तरीके के होते हैं, शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक जो होता है फॉर रीडिंग होता है, एक्सक्लूसिव लॉक जो होता है फॉर राइटिंग होता है। अब अगर ये ट्रांजेक्शन सिर्फ रीड करने की है तो वो शेयर्ड लॉक लेगा, अगर ये राइट करने की है तो वो एक्सक्लूसिव लॉक लेगा। ठीक है, अगर ये T1 जो है वो अपडेट कर रहा है अकाउंट बैलेंस T2 को, तो उसको वेट करना पड़ेगा कि T1 जो है पहले लॉक रिलीज करेगा और उसके बाद T2 जो है वो अकाउंट में बैलेंस को मतलब काम करेगा, T2 काम करेगा। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, टू फेज प्रोटोकॉल। इसमें दो फेजेस होते हैं, एक तो ग्रोइंग फेज होता है और एक श्रिंकिंग फेज होता है। ग्रोइंग फेज लॉक्स रिक्वायर्ड अक्वायर्ड किए जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे जो है लॉक्स रिलीज किए जाते हैं अपने पास, और ये जो होता है सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करता है। ये अपना पहला हो गया लॉक बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो है दैट इज योर दैट इज अ टाइम स्टैम्प बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, टाइम स्टैम्प बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल में मैंने बोला था आपको कि क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प दे दिया जाता है और उसी ऑर्डर के हिसाब से काम होता है, जो पहले आया वो पहले काम करेगा। ठीक है, ओल्डर ट्रांजेक्शन को पहले प्रायोरिटी मिलेगा, वो पहले काम करेगा, एंड देन फिर दूसरा वाला काम करेगा। और इसमें लेकिन जो प्रॉब्लम आती है दैट इज अ रोल बैक प्रॉब्लम। रोल बैक प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई अगर ये ना मान लो कि ऑर्डर से काम नहीं हो रहा ना, तो वो डायरेक्टली रोल बैक कर देता है। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। थर्ड होती है ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। ऑप्टिमिस्टिक में क्या होता है कि बेसिकली ट्रांजेक्शंस आर अलाउड टू एग्जीक्यूट विदाउट लॉकिंग, लॉकिंग के बिना ही उसको वो करा जाता है। ठीक है, और अपन इसमें अज्यूम करके चलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं, अपन इसमें एज्यूम करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं, फिर बाद में क्या होता है वैलिडेट करते हैं, अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो डायरेक्टली रोल बैक कर दो। ठीक है, इसमें तीन फेजेस होते हैं, रीड फेज, वैलिडेशन फेज एंड देन राइट फेज। ठीक है, और इसका वर्किंग कैसे हो रहा है, ट्रांजेक्शन पहले रीड करेगा और लोकल कॉपीज को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। बिफोर कमिट एक बार वैलिडेट करेगा, अगर ये वैलिडेट हो जाता है तो कमिट कर दो, नहीं होता है तो रोल बैक कर दो। ठीक है, मल्टी वर्जन में क्या होता है, मल्टीपल वर्जन में सेम डेटा आइटम जो है वो उसकी अपन एक लोकल कॉपी रखते हैं। ठीक है, सेम डेटा आइटम की दो दो कॉपीज रखते हैं, अगर की ट्रांजेक्शन सही होता है तो मतलब अपन रीड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन सही होता है तो चेंजेस कर दो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, वही वाला होता है कि मान लो कि अगर देखिए T1 जो है वो सैलरी डेटा को रीड कर रहा है और T2 जो है वो सैलरी डेटा को अपडेट कर रहा है, तो T1 तो प्रीवियस कमिटेड वर्जन को भी रीड कर सकता है। ठीक है, एंड ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मल्टी वर्जन में काम किया जाता है। तो यहाँ पे अपने चारों के चारों कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में क्या है, सिंपल सेफ सीरियलाइजेबल होता है ये, एंड डिसएडवांटेज में अपन बात करें तो डेडलॉक्स वगैरह आकर हो सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर अपन बात करें तो ये बिल्कुल डेडलॉक फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे रोल बैक्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑर्डर में नहीं हुआ डायरेक्ट रोल बैक। इसमें क्या होता है, ना तो रोल लॉक है ना डेडलॉक है, सब कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं एंड हाई रोल बैक होता है। ये इसमें कॉन्करेंसी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, लोकल कॉपीज अगर बना रहे हो तो सब में स्टोरेज तो लगेगा, तो ये अपनी प्रॉब्लम्स हो गई, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, फोर्थ, जो अपना सी सेक्शन का फोर्थ क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। ये अपना जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या है, क्रिएट अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय विद द एट्रीब्यूट्स दिस, मतलब कि अपने को एक टेबल बनानी है जिसमें एंटिटी अपनी क्या है, एम्प्लॉय, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नंबर, जॉब, उसका MGR और उसकी सैलरी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एक कॉलम कमीशन ऐड करना है विद द डोमेन टू द एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक कमीशन ऐड करना है अपने को, कॉलम, नया कॉलम। देन अपने को 5 रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं टेबल के अंदर। देन अपने को जो है कॉलम की डिटेल्स जो है जॉब की उसको अपडेट करना है,
एंड फोर्थ काम अपने को जो है रीनेम करना है कॉलम ऑफ एम्प्लॉय टेबल को ऑल्टर कमांड को यूज करके। और पांचवा काम क्या है, डिलीट द एम्प्लॉय। ठीक है, उस एम्प्लॉय को डिलीट करना है जिसका एम्प्लॉय नंबर कितना है 105। आप देखो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है कि एसक्यूएल में क्या होता है, क्रिएट, मॉडिफाई, इंसर्ट, अपडेट, ये सब अपन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो अपन ऑपरेशंस यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, ऑल्टर, इंसर्ट, अपडेट, ये सारे अपन यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इसके अंदर अपन पहले जो है ना थोड़ा सा एसक्यूएल के बारे में बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर अपन क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, रीनेम कर सकते हैं। अब अपन डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, पहली क्वेरी अपने को क्या करनी थी, एक टेबल बनानी थी। ठीक है, तो अपन ने क्रिएट टेबल बनाई जिसका नाम क्या रख दिया, एम्प्लॉय। फिर अपन ने एम्प्लॉय नंबर डाला जिसको अपन ने प्राइमरी की बनाई एज अ, ठीक है, उसको अपन ने क्या बनाई एज अ प्राइमरी की। देन ठीक है, प्राइमरी की बनाई अपन ने। प्राइमरी की के अंदर एम्प्लॉय नंबर जो है प्राइमरी की है, और एम्प्लॉय नेम जो है उसमें अपन ने क्या डाल दिया, वेरकैट। ठीक है, क्योंकि नेम जो होता है अपना वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों में थोड़ा सा होता है। ठीक है, देन जॉब का भी वेरकैर डाल रखा है, एंड एमजीआर का भी वेरकैर है, और सैलरी का भी जो है वेरकैर डेसिमल में डाल रखा है सैलरी, क्योंकि डेसिमल में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, कॉलम ऐड कर रहे हैं, कॉलम कमीशन विद द डोमेन। ठीक है, अब उसके लिए अपन यूज करते हैं ऑल्टर टेबल, ऑल्टर वाला कमांड। ठीक है, ऑल्टर कमांड किस लिए यूज किया जाता है, जब अपने को कॉलम के अंदर चेंजेस करने होते हैं। तो अपन ने क्या करा, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में अपन चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या चेंजेस कर रहे हैं, कमीशन ऐड कर रहे हैं विद द डेसिमल 10,2। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या करा, एक कॉलम ऐड कर दिया कमीशन का जो कि डेसिमल की वैल्यूज को लेगा। ठीक है, जो कि डेसिमल वैल्यूज को लेगा। थर्ड काम क्या था अपना, थर्ड काम था 5 रिकॉर्ड्स अपने को इंसर्ट करने हैं। तो अपन ने वही करा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय नेम मतलब एम्प्लॉय क्या आ गई अपनी, यहाँ पे एंटिटी आ गई, उसके अंदर अपन है ना इंसर्ट कर रहे हैं। क्या क्या इंसर्ट कर रहे हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स है इनको इंसर्ट कर रहे हैं, देन उनकी वैल्यूज अपन ने लिख दी। ठीक है, ये अपना इंसर्ट वाला काम हो गया। और इसी तरीके से अपन 5 रिकॉर्ड्स जो है वो उनको इंसर्ट कर रहे हैं। थर्ड क्या है, अपडेट द कॉलम डिटेल्स, कॉलम डिटेल्स को अपडेट करना है जॉब की। ठीक है, तो जैसे कि अपन को मान लो कि सेट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, अपडेट कर रहे हैं कॉलम डिटेल्स को कि सेट जॉब, यानी कि जो जॉब है उसको क्या कर दो, जॉब के नाम को किससे रिप्लेस कर दो, सीनियर क्लर्क से कर दो। जहां पे भी मतलब इसका जो जॉब वाला एट्रीब्यूट है उसमें जहां पे भी एम्प्लॉय नंबर 102 है उसकी जॉब को सीनियर क्लर्क कर दो, बेसिकली काम ये है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, रीनेम करना था, रीनेम कॉलम करना था, वो भी अपन ऑल्टर कमांड से करेंगे कि ऑल्टर टेबल दिस, और अपन ने रीनेम कर दिया कॉलम ई नेम को एज अ ईएमपी नेम। ठीक है, देन डिलीट द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिलीट करना है, कैसे डिलीट करेंगे, वही चीज, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज दिस। बस सिंपल क्वेरीज लिखनी है अपने को इसके अंदर क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, रिकवरी स्कीम्स, डेडलॉक हैंडलिंग कैसे करते हैं, एंड रिकवरी स्कीम्स कौन कौन सी होती है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अपन फाइनली जाए नेक्स्ट पे, इसका आंसर पे। तो क्या है, रिकवरी स्कीम्स में अलग अलग रिकवरी स्कीम्स होती हैं। रिकवरी स्कीम्स का मतलब क्या है कि मान लो डेटा सिस्टम अपना क्रैश हो जाता है, तो उस केस में अपना डेटा किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या है, लॉग बेस्ड रिकवरी, मतलब कि अपन जो डेटा है उसको लॉग फाइल में लिखो, फिर जब सारे ऑपरेशन हो जाए तो फिर कमिट करो बाद में। तो इससे क्या होता है, केवल अंडू रीडू ऑप्शन होता है, अंडू वाला ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, इमीडिएट अपडेट मतलब साथ के साथ अपन है ना अपडेट करते जा रहे हैं। अगर साथ के साथ डेटाबेस को अपडेट करोगे तो उसमें अंडू का भी ऑप्शन हो सकता है, रीडू का भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कमिट से पहले भी सिस्टम क्रैश हो सकता है, कमिट के बाद भी सिस्टम क्रैश हो सकता है। ठीक है, देन जो है अपने पास देन है शैडो पेजिंग। शैडो पेजिंग में मैंने अभी भी आपको बताया था, इसमें 2 पेज टेबल बनाते हैं अपन, एक ओरिजिनल होती है, एक मॉडिफाइड होती है। ओरिजिनल का काम क्या होता है, ओरिजिनल पेज टेबल जो है बेसिकली वो क्या करती है, अपना जो
विदाउट मॉडिफिकेशन से पहले, मतलब मॉडिफाई करने से पहले वाली टेबल जो होती है वो शेडो पेज टेबल होती है, एंड करंट पेज टेबल जिसमें अपन अभी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ सही रहता है तो अपन कमिट करते हैं, एंड शेडो पेज टेबल और जो करंट पेज टेबल है वो इक्वल हो जाती है बाद में, ठीक है। और अगर ये फेलियर होगी तो अपनी शेडो पेज टेबल जो है वो तो एज इट इज रह जाएगी, और करंट पेज टेबल जो है वो अबॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। देन अपने पास जो है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए। अब अपन बात कर लेते हैं डेडलॉक क्या है। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक बेसिकली ये है कि एक ए प्रोसेस है जिसने बी रिसोर्सेज को ले रखा है, और एक बी प्रोसेस है जिसने ए के रिसोर्सेज को ले रखा है। दोनों ही अपने रिसोर्सेज को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, और दोनों का ही काम भी फुलफिल नहीं हो रखा है। इसको अपन इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट ने क्या कर रखा है कि एक स्टूडेंट के पास नोटबुक है, एक स्टूडेंट के पास पेन है। वो अपनी नोटबुक नहीं देना चाह रहा, वो अपना पेन नहीं देना चाह रहा। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों का ही काम रुकेगा, दोनों का ही काम रुकेगा। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डेडलॉक वाली सिचुएशन। अब डेडलॉक को हैंडल कैसे करेंगे? भाई डेडलॉक तो हो गया, ये एक डेडलॉक वाली सिचुएशन ही प्रोसीजर में होती है, इसमें डेटाबेस में होती है कि एक के रिसोर्सेज दूसरा लेके बैठा है, दूसरे के रिसोर्सेज पहला लेके बैठा है, ना वो छोड़ रहा हूँ ना वो छोड़ रहा है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, दोनों ही काम नहीं कर पा रहे हैं। अब उसका सबसे पहला केस तो क्या है? डेडलॉक प्रिवेंशन, यानी कि डेडलॉक इस तरीके से सिस्टम डिजाइन करो कि डेडलॉक कभी हो ही ना, ठीक है। इसमें अपन प्रिवेंशन वगैरह लगा देते हैं, टाइम स्टैम्प्स वगैरह लगा देते हैं, ये सब लगा देते हैं इसके मेथड्स में। अवॉइडेंस मतलब कि है ना, अपन रिसोर्सेज को ही इस तरीके से एलोकेट करें कि भाई अवॉइड करें अपन कि डेडलॉक हो ही ना, ठीक है। इसमें हम बैंकर्स एल्गोरिथम वगैरह यूज करते हैं। तीसरा होता है अपना डेडलॉक डिटेक्शन। डेडलॉक डिटेक्शन में क्या करते हैं कि अगर कि कोई साइकिल दिख रही है अपने को, तो वो डेडलॉक क्रिएट करेगी। तो कोई इस तरीके से काम करो कि साइकिल कभी क्रिएट ही ना हो, ठीक है। तो उस तरीके से रिकवरी हो जाती है। एक अपन ये भी कर सकते हैं इसके अंदर कि इट्स लाइक अपन प्रायोरिटी वाइज अपन जो है प्रोसीजर्स को फॉलो करवाएं, तो उसमें भी डेडलॉक नहीं होता है कि लेट्स सपोज अगर ये डेडलॉक वाली कंडीशन हो भी जाती है तो जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो पहले कंप्लीट करेगा, या फिर जो लो प्रायोरिटी वाला है वो पहले अपने रिसोर्सेज को क्या करेगा? लीव डाउन करेगा। देन इसका कंपैरिजन वही है कि डेडलॉक जो है वो डेडलॉक कंडीशंस को अवॉइड करना, सिंपल एंड रिस्ट्रिक्टिव। यहाँ पे जो है सेफ स्टेट को चेक करते हैं, एफिशिएंट होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो। तो इस तरीके से ये जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को निकालते हैं। With this, we have completed the PYQs, all the questions, part A, part B, and part C. Okay, next. Thank you for watching this video and अच्छे से पूरा एग्जाम देना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, रादर देन तुम चीजों को या फिर थ्योरी को रटो। लाइक पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स याद रखो, कॉन्सेप्ट्स याद करो, एंड देन खुद से जो है थ्योरी बनाओ। एंड मेजरली इसमें काफी सारे क्वेश्चन जो है वो थ्योरी क्वेश्चन है। तो थ्योरी क्वेश्चन में ये चीज करो कि भाई अपन डायग्राम्स, मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सके, ताकि अपन मैक्सिमम क्वेश्चंस को गेन कर सके, एंड इसमें मेहनत भी कम लगती है अपनी, ठीक है। पेजेस भी ज्यादा कवर होते हैं, एंड अपने को ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता, ठीक है। वो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताना। विद दिस, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू, बाय बाय।